हाल ही में हमारे जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं इंडिया में, उनमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है। तो आज की इस वीडियो में हमारे क्रिमिनल लॉज दैट इज़ आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में क्या क्या मेजर चेंजेस आए हैं, इनके बीच के डिफरेंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं कुछ चीज़ें जिनके बारे में हमको नहीं पता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया के जो क्रिमिनल लॉज की हिस्ट्री है, सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ में क्या बड़ा डिफरेंस है, क्या क्या नए चेंजेस आए हैं इस नए लॉ में, क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं, कैसे इन लॉज को पास करा गया, क्या मेजर चेंजेस हुए हैं इस न्यू लॉ में और कैसे इन लॉज का एप्लीकेशन होने वाला है आने वाले टाइम में। तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि इंडियन पीनल कोड किसने बनाया था, किसने इसको ड्राफ्ट करा था, ये कौन थे, ये कहाँ से आए थे। तो थॉमस मैकॉले थे, जो कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन और पॉलिटिशियन थे। इनको स्पेसिफिकली इंडिया में इसलिए बुलाया गया था क्योंकि इंडिया में लीगल रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, स्पेशली इन द एजुकेशन सिस्टम। तो जब मैकॉले इंडिया में आए तो वो क्या चेंजेस करके गए और मैकॉले के आने से पहले चीज़ें कैसे चल रही थी, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग चला रहे थे हमारे देश को, और जनरली जो पॉपुलेशन थी इंडियन पॉपुलेशन, वो लोग अपने कस्टम से और जो भी उनका लोकल ट्रेडिशन था उनसे गवर्न होते थे। पर उसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। वो ड्रॉबैक ये था, ड्यू टू द डिफरेंट कस्टम्स ऑफ द डिफरेंट पीपल रिसाइडिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, they turned out to be inconsistent। जो कस्टम्स थे वो कोडिफाइड नहीं थे और इन कस्टम्स को चेक करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, और इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी था, तो कुछ सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था ताकि यूनिफॉर्मली और स्मूथली चीज़ें चल सके। तो इसी वजह से लॉर्ड मैकॉले को बुलाया गया और उन्होंने आके हमारे क्रिमिनल लॉज को ड्राफ्ट करा। अब जब मैकॉले इंडिया में आए, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया इंडिया के फर्स्ट लॉ कमीशन का थ्रू द चार्टर एक्ट। फिर उन्होंने 1834 में आईपीसी को ड्राफ्ट करा। फिर उसके बाद उसको 1837 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के आगे प्रेजेंट करा गया। 1856 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास ये ड्राफ्ट गया, जिसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स हुए। फिर उसके बाद आईपीसी को इनैक्ट किया गया इन द ईयर 1860 एंड फाइनली इन द ईयर 1862 आईपीसी एनफोर्समेंट में आई। तो जब हम बात करते हैं सब्सटैंटिव लॉ की और प्रोसीजरल लॉ की, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सब्सटैंटिव लॉ डिफाइन करते हैं कौन से क्राइम का क्या मतलब है, कितनी पनिशमेंट प्रोवाइडेड है, और जब हमें ये पता चल गया कि किसने कौन सा क्राइम करा है और उसकी क्या पनिशमेंट है, तो उसके लिए प्रोसीजरल लॉज आते हैं कि अगर किसी पर्सन को पनिश करना है या ये जानना है कि इस पर्सन ने ये क्राइम करा है या नहीं करा है, उसका ट्रायल होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, सारी चीज़ें प्रोसीजरल लॉ के अंडर कवर होती हैं। केस को जब हम फाइल करवाने जाते हैं, एफआईआर फाइल कराने जाते हैं, और तब से लेके कोर्ट का प्रोसीजर जो भी होता है वो प्रोसीजरल लॉज के अंडर आता है अंटिल द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। तो अब जब हमने आईपीसी के बारे में चीजें जान ली हैं, तो अब हम स्विच करते हैं सीआरपीसी की तरफ। तो इंडिपेंडेंस से पहले क्या चीजें थी। आईपीसी इनैक्ट हुआ था 1860 में, और सीआरपीसी जो था वो पहली बार आया था इन द ईयर 1861।
और सीआरपीसी 1861 में प्रोसीजर्स प्रोवाइड करे गए थे इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, ट्रायल से रिलेटेड और पनिशमेंट से रिलेटेड। काफ़ी सारे उसमें अमेंडमेंट्स होते रहे इन द ईयर 1872, 1882 एंड 1898, और उसी दौरान हमारी इंडियन एविडेंस एक्ट भी एनफोर्समेंट में आ गई थी। पर इंडिपेंडेंस के बाद लॉ मेकर्स को ऐसा लगा कि जो सीआरपीसी है वो ब्रिटिशर्स बना के गए थे और हमको जो अपना प्रोसीजर है वो अपने हिसाब से चलाना है। तो इसीलिए नया सीआरपीसी को ड्राफ्ट करा गया था इंडियन पार्लियामेंट द्वारा, और उसको उस 1970 में ही लैप्स कर दिया गया था, क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी 1972 में। बट उसी सेम ईयर में सीआरपीसी को फिर से इंट्रोड्यूस करा गया था और 1973 में सीआरपीसी एनफोर्समेंट में आ गई थी। अब आते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की तरफ। तो इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि दोनों की ड्राफ्टिंग, आईपीसी और सीआरपीसी की ड्राफ्टिंग थॉमस मैकॉले ने करी थी, और सर जेम्स स्टीफेंस आए थे इंडियन एविडेंस एक्ट की ड्राफ्टिंग करने के लिए। उनको इसलिए बुलाया गया था क्योंकि वो एक लॉयर भी थे और एक जज भी थे, और उनकी जो एक्सपर्टीज थी वो एविडेंशरी में, एविडेंशरी लॉज में और प्रोसीजरल लॉ में काफी अच्छी थी। तो देखते हैं कुछ चीजों को कि क्या क्या चीजें किस हिसाब से हुई थी, कितने टाइम पीरियड में हुई थी। 1860 से लेके 1872 के बीच में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट आ चुका था। जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस अटेन करी थी तो आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट जैसे पहले बने थे इंडिपेंडेंस से पहले वैसे ही चलते आए थे। 1973 में, जैसे कि अभी हमने पहले डिस्कस करा था, नई सीआरपीसी को इंट्रोड्यूस करा गया था, और उसको इंट्रोड्यूस करवाने का इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि मॉडर्नाइजेशन और सोसाइटल चेंजेस की काफ़ी ज़रूरत थी इंडिया में। फिर 1955 से लेके 2018 तक काफ़ी मेजर क्रिमिनल रिफॉर्म्स आते गए। फिर फाइनली इन द ईयर 2023 आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को ओवरहॉल कर दिया गया था, और भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लेके आया गया इन द ईयर 2023। अब इन चेंजेस को कैसे लेके आया गया? जनरली जो भी हमको लॉज में चेंजेस करवाने होते हैं वो होते हैं लॉ कमीशन के द्वारा। वो लोग अपने सजेशंस देते हैं, अपनी रिकमेंडेशन देते हैं और एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं, और ये रिपोर्ट कौन तैयार करता है? जो भी सीनियर लीगल प्रोफेशनल होते हैं, जैसे रिटायर्ड जजेस, सीनियर एकेडमिशियंस, प्रोफेसर्स और लॉयर्स, ये अब कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो कोई भी जो नया लॉ ड्राफ्ट होता है, जैसे मैंने बताया लॉ कमीशन द्वारा होता है, पर इन 3 क्रिमिनल लॉज के लिए लॉ कमीशन को अथॉरिटी नहीं दी गई। इंस्टेड नए लॉज की ड्राफ्टिंग के लिए इस बार लॉ कमीशन को चूज ना करके एनएलयू दिल्ली के पास गए उनकी ड्राफ्टिंग करवाने के लिए, और उस टाइम पे द देन वाइस चांसलर वॉज प्रोफेसर श्री कृष्ण देवराव, जिनके द्वारा एक कमिटी फॉर्म करी गई ताकि न्यू लॉज की ड्राफ्टिंग हो सके, और कमिटी का नाम था सेंटर फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉ। इस रिपोर्ट को तैयार कर दिया गया था और इसको सबमिट कर दिया गया था 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास। फिर 11 अगस्त 2023 में अमित शाह ने इस ड्राफ्ट को सबके सामने लेके आए थे लोकसभा के आगे, पर इससे पहले कि इसको पास करवाया जाता ये लॉज जो थे वापस ले लिए गए थे जो ड्राफ्ट करे गए थे, और फिर से इनको इंट्रोड्यूस करा गया था, और 1 जुलाई 2024 को ये 3 लॉज एनफोर्समेंट में आ गए थे। तो क्या क्या मेजर चेंजेस आए जो कि पुरानी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट से अलग थे? विमेन एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड लॉज में चेंजेस आए, स्ट्रिक्टर टाइमलाइंस आई है, कम्युनिटी सर्विस से रिलेटेड प्रोविजन आया है, टेक्नोलॉजी को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है, विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच ली गई है, और पुलिस कस्टडी एंड पावर्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या उनकी पावर्स में चेंजेस आए हैं।
तो विमेन एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड देखते हैं, तो कोई भी ऑफेंस अगर अगेंस्ट दी विमेन एंड चिल्ड्रन होता आ रहा था रादर अभी तक, तो उससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक डेडिकेटेड चैप्टर नहीं था आईपीसी में। इस बार बीएनएस में चैप्टर 5 जो है वो स्पेसिफिकली बनाया गया है फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन। और पहले जैसे एसिड अटैक, मिसकैरेज, रेप से रिलेटेड प्रोविजंस जो थे वो काफ़ी स्कैटर्ड थे, और जनरली मेल्स को परपिट्रेटर्स ऑफ क्राइम माना जाता था, पर बीएनएस में सारे ऑफेंसेस को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। स्ट्रिक्टर टाइमलाइंस के बारे में बात करते हैं तो जनरली कहा जाता था कि जो इंडिया में जस्टिस सिस्टम है वो तारीख पे चलता जाता था, पर बीएनएसएस में ये हुआ है कि स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस प्रोवाइड कर दी गई हैं, चाहे वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान हो, चाहे जजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे अपील से रिलेटेड हो, कि कितने ड्यूरेशन के अंदर सारी चीज़ों को प्रोनाउंस करना होगा या फिर प्रोसीजर्स को चलाना होगा। कम्युनिटी सर्विस से रिलेटेड प्रोविजन आया है। कम्युनिटी सर्विसेज कैसे, जैसे कि आपको पता है हमारे देश में कन्विक्टेड लोग जो हैं वो कम हैं एंड अंडर ट्रायल प्रिजनर्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से प्रिजन में काफ़ी कंजेशन हो जाता है। तो कोई भी अगर पेटी ऑफेंस है उसमें क्या करा गया है कि अगर उनको कोई अगर किसी ने पेटी ऑफेंस कमिट करा है तो उसके लिए उसको इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट कम्युनिटी सर्विस से रिलेटेड काम दिया जाएगा। जनरली जो भी ऑफेंडर होगा उसको ये कहा जाएगा कि उसको कोई भी कम्युनिटी सर्विस करनी होगी, और वो जनरली कोई भी अनपेड सोशल वर्क होगा। इससे जो प्रिजन कंजेशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, और जो भी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स होंगे उनको एक रिफॉर्मेशन का भी मौका मिलेगा। फिर जैसे मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा है नए क्रिमिनल लॉज में, जैसे EFIR से रिलेटेड प्रोविजंस, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में काफ़ी प्रोविजंस प्रोवाइड करे गए हैं, और डिजिटल एविडेंसेस को माना जाएगा कि वो भी एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का पार्ट होंगे। विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच, विक्टिम्स के पास राइट है इंफॉर्मेशन, विक्टिम्स के पास राइट है कि उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाए 90 डेज के अंदर कि इन्वेस्टिगेशन की क्या प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, या क्या विक्टिम्स को राइट दिया गया है कि 90 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन का जो भी काम चल रहा है वो किस स्टेज पे चल रहा है वो बताया जाए, और विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को भी इंट्रोड्यूस करा गया है। अब आते हैं पुलिस कस्टडी एंड पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स को। ये जो नई चीज़ आई है इसको काफ़ी लोगों के बीच में हलचल क्रिएट कर चुकी है। ये चीज़ इसको नकारा जा रहा है पब्लिक द्वारा। ऐसा क्यों है? जनरली अगर हम देखें कोई भी क्राइम कमिट होता है तो 24 आवर्स के अंदर मैजिस्ट्रेट के आगे किसी भी पर्सन को प्रोड्यूस करा जाता है जिसके अगेंस्ट FIR फाइल करी होती है या जिसने भी कोई रॉन्ग करा होता है। 24 आवर्स के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है तो 15 डेज का टाइम पीरियड मिलता है पुलिस कस्टडी में। अगर तब भी नहीं हो पाती है इन्वेस्टिगेशन पूरी तो वो जुडिशियल कस्टडी में चले जाता है। उसके बाद भी अगर सीरियस ऑफेंस कमिट करा है तो 60 डेज के लिए वो जुडिशियल कस्टडी में रहता है, और अगर कोई भी माइनर ऑफेंस, अगर कोई नॉट सो सीरियस ऑफेंस है तो वो 60 डेज के लिए जुडिशियल कस्टडी में रहता है, एंड अगर कोई भी सीरियस क्राइम होता है या हीनस क्राइम होता है तो जुडिशियल कस्टडी का टाइम पीरियड 90 डेज के अंदर है। ये था हमारी पुरानी CRPC में। बट अब जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें चीज़ें बदल दी गई हैं। उसमें यह कहा गया है कि जो टाइम पीरियड होता है पुलिस कस्टडी का 15 डेज का, वो अब कैसे होगा? जब कोई भी ऑफेंडर जुडिशियल कस्टडी में जाएगा 60 डेज के लिए फॉर नॉट अ सीरियस क्राइम, तो विद इन 40 डेज के अंदर अंदर कोई भी ऑफेंडर को पुलिस लेके जा सकती है 15 डेज के लिए पुलिस कस्टडी में।
और अगर कोई सीरियस क्राइम है या कोई हीनस ऑफेंस कमिट करा गया है तो 90 डेज में से किसी भी 60 डेज के अंदर किसी भी ऑफेंडर को 15 डेज के लिए पुलिस कस्टडी में लेके जाया जा सकता है। अब इसको नकारा इसलिए जा रहा है क्योंकि इसमें पुलिस की जो पावर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है एंड साथ ही साथ ऑफेंडर्स के साथ एट्रोसिटीज का होने के चांसेस और भी ज़्यादा हैं। एप्लीकेशन ऑफ द न्यू लॉज, सब्सटैंटिव लॉज जो भी 1 जुलाई 2024 से पहले हैं उनमें पुरानी आईपीसी लगेगी और प्रोसीजरल लॉज चाहे वो 1 जुलाई 2024 से पहले के हो या उसके बाद के हों उन पे बीएनएसएस और बीएसए लागू होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।